नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर के इन सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो है सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है एसपीडी के अगस्त माह का लगभग जो पॉइंट है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें के बारे में समझिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है बैंक दर। बैंक दर कितना है? जो ये बैंक दर तय किया गया है 1 सितंबर 2022 को। तो बैंक दर है 5.65% है वर्तमान में। रेपो दर कितना है? तो 5.40% है। रिवर्स रेपो दर कितना है? तो 3.35% है। तो आप समझिए कि बैंक दर किसको बोला जाता है, रेपो दर किसको बोला जाता है और रिवर्स रेपो रेट किसको बोला जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। ये आपके आरबीआई है, ठीक है। भारत में बहुत से छोटे छोटे बैंक हैं। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो आरबीआई से पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक अपने काम काज चलाने के लिए जो लोन लेती हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बैंक दर बोला जाता है। फिर से बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक इत्यादि जो भारत के बैंक हैं अपने काम काज चलाने के लिए आरबीआई से जो लोन लेती हैं उसे क्या बोला जाता है? बैंक दर बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि 1 दिन से अधिक का होता है बैंक दर। उसके बाद है रेपो दर। रेपो दर के बारे में आपको समझना है कि अल्प समय के लिए पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं उसे बोला जाता है रेपो दर बोला जाता है। रेपो दर जो है मेनली 1 दिन का होता है। कितना होता है? 1 दिन का होता है। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो इसे उल्टा कर दीजिए। रेपो में क्या था? तो आरबीआई से कर्ज ले रहे थे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक। अब क्या हो जाएगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक है ये अपना पैसा कहाँ जमा कर देंगे? आरबीआई के पास। इसे बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो है आरबीआई जो है इन बैंकों को इंटरेस्ट देगा। अभी इंटरेस्ट कितना है? तो 3.35% है, ठीक है। बस समझ गए ना। रेपो रेट अल्प समय के लिए है और इसमें है कि आरबीआई से जो भारत के कॉमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल, एसबीआई, इंडियन बैंक है, ये आपके लोन लेते हैं अल्प समय के लिए। जबकि रिवर्स में क्या है? उल्टा हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और इंडियन बैंक से जो है आरबीआई कर्ज लेता है और उस पर अभी इंटरेस्ट कितना है? तो 3.35% है। बैंक दर क्या है? तो आरबीआई से पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक एक दिन से अधिक के लिए जो है लोन लेती है उसे बैंक दर बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। उसके बाद है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो में अगर मान लीजिए कि 100 रुपया कोई बैंक में जमा होता है तो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 4.50 जो पैसा है आरबीआई के पास बैंक को जमा करना होगा। मतलब अगर 100 रुपये जमा हुआ है तो 4.5 रुपया जो है जमा करना होगा आरबीआई के पास में। उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। उसके बाद है SLR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखिए 100 रुपये जमा हुआ था और 4.5 रुपये कहाँ जमा 4.5 रुपया जो है आरबीआई के पास जमा हो गया। उसके बाद जो 18 रुपया है, 18 रुपया जो बैंक के पास पैसा गया है, 18 रुपया के सरकार का बॉन्ड खरीदना होगा, सोना खरीदना होगा। मतलब कि सोना, बॉन्ड इन सभी में इन्वेस्ट करना होगा 18 रुपया। तो इसे क्या बोला गया? SLR बोला गया है। उसके बाद है MSF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कितना है? तो ये आपके वर्तमान में 5.65% है, ठीक है। कितना है? 5.65% है। इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। ये तो आपके था आरबीआई बैंक और एक साइड था आपके एसबीआई बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे कि जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसे पैसा ख़त्म हो गया, मान लीजिए इसके पास पैसा ख़त्म, मतलब कहने का मतलब कि पैसा इसके पास कोई ब्रांच में कम हो गया, ठीक है। तो इस ब्रांच को पैसा चाहिए, तो ये ब्रांच वाला क्या करेगा, जो एसबीआई वाला है, ये पंजाब नेशनल बैंक के पास में जाएगा, बोलेगा भाई तू हमें एक दिन के लिए जो है क्या दे दो, एक दिन के लिए जो हमें MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दे दो। मतलब कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक से जाके जो एसबीआई है जो एक दिन के लिए लोन लेगा उसे बोला जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है। इसे नाइट लोन भी बोला जाता है, मतलब कि एक दिन के लिए होता है, ये रात भर के लिए ये होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ये आपके 6 पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोला जाता है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोला जाता है, ठीक है। तो बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, बिल और एक्ट आपके लोकसभा और राज्यसभा, कोई अगर बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से अगर मानते हैं पारित हो जाता है और जब तक उस पर प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर नहीं होता है वो क्या बोला जाएगा, वो बिल बोला जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से जो है 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो नागरिकता संशोधन बिल है ये लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 9 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है। नागरिकता संशोधन बिल से जो नागरिकता संशोधन बिल है इसके माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो नागरिकता संशोधन बिल है उसके माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन हस्ताक्षर के बाद जो है कानून बन जाता है। तो जो आपके बिल था CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, उस पर राष्ट्रपति साइन कब कर देते हैं, तो 12 दिसंबर 2019 को कर देते हैं। लोकसभा का पारित करता है 9 दिसंबर को, राज्यसभा 11 दिसंबर को, और जो प्रेसिडेंट है उस पर 12 दिसंबर को साइन कर देते हैं और कानून बन जाता है। अब जो है 5 साल के स्थान पर अब 11 साल के स्थान पर जो है 5 साल तक भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को जो है नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जैसे कि जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, बाकी यहाँ पर जो है हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनकी आबादी कम है। तो अगर ये व्यक्ति भारत में आते हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो इन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर वो 5 साल भारत में रहते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए CAA और CAB का फुल फॉर्म क्या होता है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, और B का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है, बिल होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में यहाँ से BPSC 67 में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन। इसमें आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता कब तक रहेगी, तो 31 दिसंबर 2022 तक आपके प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात जो है 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है, तो 8 हो गई है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है भारत का नया संसद भवन, इससे भी प्रश्न पूछा गया था BPSC में। तो नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कब रखा गया था, तो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई।
जिसका निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जा रहा है। और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। और ये ठेका कितने में दिया गया है? तो 861.90 करोड़ रुपये में दिया गया है। भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा भवन का डिजाइन किया गया है। जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा होगा? तो त्रिभुजा आकार होगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि 4 मंजिला होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 371 करोड़ रुपये का आपके खर्च आएगा। साथ ही जो नया संसद भवन बन रहा है ये कितने में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे, मतलब 1224 लोग के बैठने की कैपेसिटी होगी जब संयुक्त सत्र होगा, लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त सत्र होगा तब। नए संसद भवन के लोकसभा में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा में जो है 384 मेंबर के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में जो है 888 मेंबर बैठ सकते हैं, राज्यसभा में जो है 384 मेंबर की बैठने की व्यवस्था की गई है भारत के नए संसद भवन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 75 रामसर साइट है, इसे नोट कीजिएगा। 75वां रामसर साइट कौन है? तो सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो तमिलनाडु में भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है। कितना रामसर साइट है? तो 14 रामसर साइट है। बाकी जो ये रामसर साइट है किस राज्य में स्थित है इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। सुचेंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। अनसुपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। तनपारा झील उड़ीसा में है। रंगनाथू ये आपके कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नंदा लेक गोवा में स्थित है। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में है। नेक्स्ट है बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद है वांदा थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। कुथनाकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि सियाहा जिला मिजोरम में स्थित है। सांख सागर झील ये त्रिपरमा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पिंचबरम मैग्रोव ये बमनमा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। करीकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य महसाना गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि बड़ोदरा गुजरात में है। तोसोकर झील लद्दाख में स्थित है। सुर सरोवर जिसे कीथम झील बोला जाता है आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है। कावरताल झील बेगूसराय में स्थित है। 39वां झील है, इसके बारे में 67th BPSC एग्जाम में पूछा गया था जो कैंसिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 75 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो
तो तमिलनाडु में कितना है, 14 रामसर साइट है, 14 रामसर साइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिशन चंद्रयान 2। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखिए। तो चंद्रयान 2 को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो बाहुबली GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। जो GSLV मार्क 3 रॉकेट है, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लैंडिंग जो है इसके जो लैंडिंग है चंद्रमा पर 48 दिनों के बाद जो है 7 सितंबर 2019 को होना था। ठीक है, 7 सितंबर 2019 को होना था, लेकिन जो है चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही 2.1 किलोमीटर जो इसरो से इसका संपर्क टूट गया और ये क्रैश कर गया जाके चंद्रमा पर। यहाँ पर लिखा गया कि चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था, तो 20 अगस्त 2019। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस याद रखिएगा। उसके बाद है कि चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। कौन कौन हिस्से थे, एक ऑर्बिटर था जो चांद को चारों साइड आपके ऑर्बिट करेगा, घूमेगा। लैंडर था, जाके चांद पर लैंड करेगा। और लैंडर में ही एक क्या था, रोवर था। लैंडर में क्या था, एक रोवर था। तो उसका नाम देख लीजिए। लैंडर को विक्रम बोला गया था, जो लैंड करता उसका नाम क्या था, विक्रम था। और जो लैंडर जो विक्रम के अंदर में एक रोवर था जिसका नाम क्या था, प्रज्ञान, जिसका नाम रखा गया था। इस मिशन में कुल कितना खर्च आया था, तो 978 करोड़ रुपये खर्च आपके आया था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो एम बनीता एवं ऋतु करधल थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन थे। वर्तमान में कौन है, तो सोमनाथ है। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे और इसे लॉन्च किया गया था PSLV C11 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में देखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। सभी घरों तक बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य 2022 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 में। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2023 में। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य 2023 तक है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो पहले 2022 था, अब इसे 2024 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब इसे 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल, हर घर में जो है नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 है, VVI मार्क कीजिएगा। सभी गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को जो है 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहन में 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। कुल जितना भी आपके रोड पर वाहन चलेगी उसमें 30% आपके जो होगा इलेक्ट्रिक वाहन होगा, ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उसके बाद नेक्स्ट है HIV एड्स को ख़त्म करने एवं मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को जो है 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। भारत के ऊर्जा
स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है 2050 रखा गया है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने जाने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर जो है हैदराबाद तेलंगाना में शमशाबाद के 5 मुंची तल में 216 फीट 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई स्थिति में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्विटी का जो है अनावरण किया, जिसे समानता की मूर्ति भी बोला जाता है। हैदराबाद तेलंगाना में इसकी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 5 फरवरी 2022 को। किसकी मूर्ति थी? तो संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति थी। और आपको याद रखना है कि संत रामानुजाचार्य की जो है 1000वीं जयंती के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, यहाँ पर लिखा नीचे गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह प्रतिमा जो है श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रा देवी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी हुई है। इसके निर्माण पर कुल जो है 1000 करोड़ रुपये आपके खर्च आता है। बैठी हुई मुद्रा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? तो थाईलैंड में है। किसकी प्रतिमा है? तो बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, कहाँ पर है? थाईलैंड में है। और किसकी प्रतिमा है? तो बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका पहले आपने देखा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अब है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। और जो अनावरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर। कहाँ पर बना हुआ है? तो साधु बेट डीप सरदार सरोवर बांध के निकट बना हुआ है। गरुड़ेश्वर बांध नर्मदा जिला गुजरात भारत में इसका ये लोकेशन है। बस आपको याद रखना है कहाँ पर बना हुआ है, गुजरात में है। और याद रखिएगा कि साधु बेट द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर है। और किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। आधार के साथ कुल ऊंचाई कितना है? तो 240 मीटर है। फीट में बोलिएगा तो 787.40 फीट है। इसके शिल्पकार कौन है? तो राम बी सुतार है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और आप लोग एक बात और भी याद रखिएगा कि जो पटना का मेट्रो बन रहा है उसे भी लर्सन एंड टुब्रो कंपनी ही बना रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल लागत, कुल कितना खर्च आया इस पर? तो 2400 करोड़ रुपये आपके कुल खर्च आया है। और आपको याद रखना है कि इस पर जो है अतिरिक्त 650 करोड़ रुपया जो है रख रखाव पर खर्च आएगा। नेक्स्ट है भारत में लॉकडाउन के बारे में देखिएगा। जनता कर्फ्यू की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो 22 मार्च 2020 को किया गया था। और लॉकडाउन की घोषणा कब किया गया था? तो 25 मार्च, जो लॉकडाउन फर्स्ट है इसकी घोषणा 25 मार्च को किया गया था। और कब तक रहा था? 14 अप्रैल 2020 तक रहा था। जो लॉकडाउन का पहला फेज़ है 21 दिन तक रहा था। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कि लॉकडाउन 5 ये कब से कब तक रहता है? तो 1 जून से 30 जून तक रहता है। ये टोटल आपके 30 दिन तक रहता है। और इसकी जो घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। भारत की किसान रेल, यहाँ से एक प्रश्न पूछा आपसे जाएगा। पहली किसान रेल की शुरुआत कब होता है? तो 7 अगस्त 2020 को होता है। कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है? तो महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलता है पहली किसान रेल। ठीक है, कहाँ से? महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत कब होती है? तो 9 सितंबर 2020 को होता है। कहाँ से होता है?
तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से होता है और ये कहाँ तक जाता है, तो आदर्श नगर गुजरात तक चलता है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, जो देश की दूसरी किसान रेल थी। आपसे पूछा जाएगा कि 100वां किसान रेल की शुरुआत जो है किस लोकेशन से, यानी कहाँ से किया गया। जो आपकी 100वां किसान रेल है ये कहाँ से कहाँ तक चली, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो 100वां किसान रेल की शुरुआत है 28 दिसंबर 2020 को हुआ, जो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक गया है। उसके बाद है 1000वां किसान रेल की शुरुआत कब होता है, तो 3 फरवरी 2022 को होता है। कहाँ से चलता है, तो महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक चलता है। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे यहाँ से पूरी संभावना है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है 2 प्रश्न पूछा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।